हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर मोशन। ये चैप्टर बेसिकली स्टार्टिंग से ही करेंगे, इंट्रोडक्शन इसकी। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हमें चैप्टर का नाम लिया हुआ है तो चैप्टर के नाम का मतलब ही पता होना चाहिए। मतलब हमें मोशन ही पता होना चाहिए। अभी छोटी क्लासेस तक, आप 8th क्लास तक ये पढ़ते थे मोशन के बारे में कि मोशन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो मोशन में है। बट 9th में आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे इसका। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ डेफिनेशन समझने से पहले। हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं। अर्थ हमारे लिए क्या है? रेस्ट पे। हमें नहीं पता चल रहा ना कि वो मूव कर रही है, बट अर्थ तो मूव कर रही है, यानी कि वो मोशन में होनी चाहिए। हमें फील होनी चाहिए ना मोशन में, बट वो नहीं फील हो रही। दैट मीन्स कि मोशन की डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी पड़ी है हमने। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, दैट डजंट मीन कि वो मोशन में है। मोशन में होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। सो मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, टाइम और एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीनों में से किसी एक के रिगार्डिंग भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। सपोज टाइम के साथ वो मूव कर रही है तो वो मोशन में है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, हम खड़े हैं और हमारे हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मोशन में है। और रेस्ट क्या होगा फिर? When an object doesn't changes its position with respect to surrounding time or any stationary object. इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर सपोज एक ट्रेन है, उसमें आप अंदर बैठे हैं, तो क्या होगा? जब ट्रेन मूव करेगी तो वो मोशन में होनी चाहिए, बट आपके अकॉर्डिंग बाहर ट्रीज और मून मोशन में होंगे, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करने की वजह से क्या होगा? आप खुद को रेस्ट पे मान लोगे और जो बाहर आपके ट्रीज रेस्ट पे थे उन्हें आप मोशन में कंसीडर करोगे। तो मोशन और रेस्ट एक टर्म्स हैं जो हमारे माइंड में इमेजिनरी होंगी, जो हमारी पोजीशन, टाइम और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम फील करेंगे। ठीक है। रेस्ट में सिमिलरली अगर हमें कोई चीज़ मूव करती हुई नहीं समझ में आएगी तो वो हमारे लिए रेस्ट पे है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज़ें यूज़ होती हैं आगे। अब जब यूज़ हो रही हैं तो हमें इन्हें समझना ज़रूरी है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सपोज हमारे पास लेंथ है, मास है, इन सबको हम मेज़र कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए जाए किसी क्वांटिटी का, और वेक्टर क्या होती है? जिसमें हम किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कंसीडर करें। इसका एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे मैं बोलूँ किसी को कि यू हैव टू मूव 5 मीटर। ठीक है। अब एक स्पॉट पे खड़े हैं किसी पॉइंट पे। अब आप 5 मीटर किस तरफ चलेंगे? आपको ये तो बताया ही नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, तो ये चीज़ अधूरी थी। तो इसके लिए मुझे आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी? दिस इज वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर बिना डायरेक्शन स्पेसिफाई किए हम उस क्वांटिटी को कंप्लीटली नहीं समझ पाए, तो वो क्या होगी हमारे लिए? वेक्टर क्वांटिटी। पर सपोज मैं कहूँ कि आपके पास 4 kg मास है, 4 kg वेट आपके पास, तो आपको ये तो पता लगाने की ज़रूरत नहीं है ना कि 4 kg वो किस डायरेक्शन से है। तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, अब आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, अदरवाइज आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। आपको कोई चेयर पुल करनी है तो पुल के लिए आपको डायरेक्शन अलग चूज करनी पड़ेगी, और पुश करनी है तो उसके लिए अलग। तो फोर्स की एक डायरेक्शन के बिना आप नहीं कर पाओगे उसे। तो फोर्स क्या हो गई हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन आप देख सकते हो, वैसे आपने पढ़े हुए हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। कर्वीलिनियर मोशन होता है जिसमें बॉडी
का जो पाथ है वो थोड़ा सा कर्व में चले। सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी सर्कल में घूमे, ऑसिलेटरी मोशन जो हमारा पेंडुलम वाला मोशन होता है, टू एंड फ्रो वाला, उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन उसे बोलते हैं जो एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, बट मैं इन्हें एक डिफरेंस टेबल के रिगार्डिंग करवा रही हूँ सो दैट आप इन्हें इजीली समझ सकें। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सपोज आपका घर यहाँ पर है पॉइंट ए पे, ये आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आपका स्कूल है पॉइंट बी पे। तो आपको घर से स्कूल जाना है। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अब क्या होगा? ओके, तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो भी लेंथ मैंने कवर की वो क्या हो गया? डिस्टेंस। अब सपोज करो आप डेली जिस स्कूल के रास्ते से जाते हो वो आज किसी वजह से बंद है रास्ता, तो आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हो यहाँ से, या हो सकता है उस रास्ते से आप ना जाएं, किसी तीसरे रास्ते से चले जाएं किसी दिन। तो इसकी बहुत डिस्टेंस बहुत सारी वैल्यूज दे सकता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। लेकिन इन सब में कोई एक रास्ता होगा जो बहुत छोटा होगा, डायरेक्ट, बिल्कुल सबसे छोटे वाला रास्ता। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा ए और बी के बीच में। सपोज आपका पॉइंट ए है और ये बी है, इसका एक्चुअल रास्ता ये है जाने का कहीं से, दिस वन। तो आपको ये सारा जो कवर किया आपने, ये आपकी सारी डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एग्जैक्ट आपने कवर कर दिया, ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पार्ट तो हमेशा एक ही होगा। जो हमारा डिस्टेंस है वो किसी डायरेक्शन पर डिपेंड करता नहीं, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ के जा सकते हैं हम अपने रास्ते के लिए, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। वो अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो वो ए से बी ही डायरेक्टेड है, ए से बी ही उसकी डायरेक्शन है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने पहले ही बताया कि डिस्टेंस के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती है, पर सबसे छोटा रास्ता तो एक ही होगा, सो दैट मीन्स इट हैज़ ओनली वन वैल्यू। जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर ही करेंगे, सो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, और पॉजिटिव भी। कैसे? ए से बी, आप ए से बी तक गए और बी से ए वापस आ गए, ठीक है। अब आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ही जाना है, तो क्या होगा? ज़ीरो। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो। अब हमारा चलने का जो रास्ता था वो इस तरफ था, बट मैं वापस आते आते थोड़ी यहाँ तक आ गई, सी पॉइंट तक, तो मैं अपनी डायरेक्शन से वापस मुड़कर आ गई। इसका मतलब ए से सी मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और पॉजिटिव तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। दोनों की यूनिट्स क्या होती है? मीटर। ऐसा यूनिट्स ही कंसीडर करेंगे हमेशा। इन ऑटोमोबाइल्स जो हमारे घर में स्कूटर, कार्स वगैरह होती हैं, उनमें एक मीटर लगा होता है। दैट मीटर ऑलवेज मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। कि हमारे जो घर वाले पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो, वो हमेशा देख के बता देते हैं कि स्कूटी या बाइक कितनी चल चुकी है। वो कहाँ से देख के बताते हैं? मीटर के ऊपर से, कि इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। उस मीटर को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, कि हम बोले 2 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, तो वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर पे चल रही है स्मूथली, तो वो क्या होता है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? कि बॉडी पहले 2 सेकेंड में 3 मीटर कवर करके गई,
नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकेंड में उसने 1 मीटर कवर किया। कुछ यूनिफॉर्म ही नहीं है यहाँ पे, कुछ इक्वल ही नहीं है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने यहाँ आपके लिए स्लाइड्स तो रखी हुई है, इसमें से आप जनरली राइट कर सकते हैं अपने नोट्स इफ यू वांट टू। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होती है? अब स्पीड तो सबने घर में सुनी है कि मैं 40 की स्पीड से चलाऊंगा, मैं 50 की स्पीड से चलाना है। अब वो स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है कि हमने कितने डिस्टेंस को कितनी देर में कवर किया। सपोज आपकी और आपके फ्रेंड की एक रेस लगी हुई है, दोनों को 1-1 किलोमीटर ही कवर करना है। अब कौन जीतेगा? वही जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है? आप वही वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लेके तो बैठे नहीं जो मेज़र कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? आप ये देख लोगे कि किसने कम टाइम लिया। जिसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। दैट मीन्स स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कितनी देर में कितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। और टाइम की जो एसआई यूनिट हमेशा उठाई जाती है दैट इज सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिखते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ये तीनों फॉर्म याद रखना है इसके। नेक्स्ट, इसकी एक और यूनिट होती है जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, जो डेली लाइफ में यूज भी हो जाती है, दैट इज किलोमीटर बाय आवर। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि किलोमीटर और मीटर को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि 1 किलोमीटर को में 1000 मीटर होते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितने टोटल टाइम लगा। सपोज कोई बॉडी ए पॉइंट से चली है और इस पॉइंट तक पहुंचना है उसे, ए और बी। पहले 2 मीटर कवर करने में उसने 2 सेकंड लगा दिए। अगले 2 मीटर तक उसने स्पीड बढ़ा ली थी तो 1.5 सेकंड लगा। अगले 2 मीटर तक फिर उसे 1 सेकंड ही लगा, और अगले 2 मीटर तो उसने बस उसको फिर 1 सेकंड ही लगा बस पहुंचने में। तो टोटल को हम ऐड कर लेंगे। 8 मीटर ट्रेवल किया उसने, टोटल टाइम कितना लिया? 2, 1.5, 3.5 और 2, 4.5। इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगी कि वो टोटल किस स्पीड से चल रहा था। जैसे नॉर्मली आप जैसे साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो वो इतनी स्पीड नहीं लेता, एकदम पिकअप नहीं होती इतनी अच्छी उसकी। धीरे 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 वो स्पीड गेन करता है। जैसे उसने 50 की स्पीड ली, फिर तो आप इतनी लंबी रोड भी 2-3 मिनट में क्रॉस कर देते हो। फिर उसे रोकते हुए ब्रेक अप्लाई करके फिर स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर वो डिस्टेंस थोड़ा सा भी लेट कवर होता है। तो आपने बीच में बहुत बार स्पीड चेंज की है, पर आप घर आके क्या बताओगे? मम्मी बस मैं तो 30-40 पे चला रहा था, इससे ऊपर तो चली ही नहीं, इसीलिए तो इतना टाइम लग गया। बट वो पिकअप होने में, स्पीड चेंज होने में आपने एक एवरेज स्पीड निकाल ली अपनी कि बस मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, वो एवरेज है। यूनिफॉर्म स्पीड, when a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to have uniform speed. Similarly, यूनिफॉर्म मोशन वाला, अगर किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज जस्ट अ स्पीड जिसकी हम डायरेक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। बस ये डायरेक्शन वाला इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। जैसे ही डायरेक्शन ऐड हुई तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसकी यूनिट सेम मीटर पर सेकंड। और फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time but in a particular direction.
बस वेलोसिटी में हर जगह डायरेक्शन ऐड कर दो स्पीड के साथ, तो हमारी वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी की बॉडी की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म टाइम पे चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, जो एंड वेलोसिटी थी, उसको बाय 2 कर दो एंड वी विल गॉट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन समझाऊंगी आज के टॉपिक में। उसके बाद जो आगे का है हाफ चैप्टर रह जाएगा, इसके बाद वो हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे तो वो हमारे ऊपर से ही निकल जाएगा सारा। सो जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझो। एक्सेलरेशन क्या होती है? अब हम सपोज कांस्टेंट रेट पे अपनी वेलोसिटी या स्पीड चेंज करते जाएं टाइम के साथ, तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। हम बोलते हैं ना गाड़ी चलाते हुए कि एक्सेलरेट करो गाड़ी को, एक्सेलरेट करो। कभी सोचा है वो एक्सेलरेट करना क्या होता है? एक्सेलरेट करना होता है कि हम यूनिफॉर्मली अपनी धीरे 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 करके हम स्पीड बढ़ाई जा रहे हैं अपनी, एक साथ नहीं बढ़ा रहे बिल्कुल। तो क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। कितनी देर में हम कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी। सपोज हम 0 से 2 पे चले गए सडनली, कितनी देर में? 1 सेकेंड में, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गई? 2। एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा इस सेकेंड के पास, क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या आ गया? वी क्या होता है? हम फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल्स रख रहे हैं, इनिशियल के लिए यू और टाइम के लिए टी। हमारी क्या निकल जाएगी? एक्सेलरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके आगे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने अभी बता दी आपको। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी ऑलरेडी अपने आप में वेक्टर था, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी हमारी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, तो यानी वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो स्पीड बढ़ती है उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? कि हम स्पीड डिक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम 40 से 0 पे आते हैं, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है, दैट इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो सेम सिमिलरली उसी की तरह हो जाएंगे जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं करेगी इक्वल टाइम होने के बाद भी, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ करेंगे सारे, और उसके बाद ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इक्वेशंस ज़रूरी है करनी। तो आज के लिए यहीं तक, कल तक आप पढ़ लेना, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेंगे आप। ओके, थैंक यू।